चलो भाई बच्चों, आज हमारा नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम केमिस्ट्री का। और चैप्टर का नाम क्या है भाई? क्या नाम है चैप्टर का? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, कॉमनली हम क्या बोलते हैं भाई? मोल कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। हरी बात समझ? बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कोई ऐसा मतलब वो नहीं है इसके अंदर के कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, चलिए चैप्टर का नाम क्या है भैया? चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, और ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया भैया हमारा केमिस्ट्री। कोई दिक्कत वाली बात है? बोलो भाई, कर दे शुरू। चलिएगा, तो सबसे पहले इसमें हम एक डेफिनेशन समझेंगे, टर्म समझेंगे। टर्म का नाम क्या हो गया? टर्म का नाम हो गया मैटर। तो मैटर किसे बोलते हैं? मैटर वो नहीं है कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां राणा जी खड़े होते हैं, वो वाले मैटर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। समझ मारी बात? मैटर का मतलब होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव सम मास। ऐसी कोई भी चीज जो जगह घेर रही और जिसका कुछ भी वजन हो, कुछ भी वेट हो, कुछ भी मास हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। समझ में आ रही बात? मैटर के क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे तो दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, ईज ऑफ सेपरेशन, अलग अलग करने के हिसाब से। एक होगा इसका मिक्सचर और दूसरा क्या होगा भाई? दूसरा होगा प्योर सब्सटेंस। एक क्या होगा भाई? मिक्सचर, और दूसरा क्या होगा? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? मिक्सचर कितने तरह का है भाई? फर्दर दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा होमोजीनस मिक्सचर, एक क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर, और एक क्या होता है हमारा? हेट्रोजीनस मिक्सचर। सेम कंपोजिशन, होमो का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम। जीनस का मतलब कंपोजिशन। ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहने वाला हो? सेम रहने वाला हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई? उसको बोलेंगे हम होमोजीनस मिक्सचर के नाम से जानेंगे। समझ में आ रही बात? ऐसा मिक्सचर, हेट्रो का मतलब क्या है? डिफरेंट, जिसका कंपोजिशन क्या होता है? अलग अलग होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? थ्रू आउट द मिक्सचर क्या ना रहे? सेम ना रहे, अलग अलग जगह से अलग अलग तरह का कंपोजिशन निकल के आ रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? उसको हम बोलेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। जैसे तुमने मिट्टी घोल दी पानी के अंदर, तो कुछ मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, कुछ पानी में घुल जाएगी, मिट्टी के कुछ पार्टिकल सरफेस पर आ जाएंगे। तो जब आप सरफेस पर मिट्टी की कॉन्सेंट्रेशन देखोगे वो कुछ और मिलेगी। कांस्टेंट तो नहीं है ना पूरे सॉल्यूशन में, है तो नहीं? लेकिन तुमने पानी में क्या घोल दी? चीनी घोल दी। तो ऐसा नहीं है कि चीनी को घोलने के बाद में तुम पानी की पहली घूंट भरे तो उसका मिठास कुछ और मिलेगा, दूसरी का कुछ और मिलेगा, तीसरे में निवाले। भाई घर पे खाना खाते हो, कभी बोला मम्मी को? कहने लगा मम्मी इस वाले निवाले में नमक कम है, अरे मम्मी इस वाले में तो तेज हो गया। नहीं ना। हाँ, सलाद कभी आप खा रहे हैं तो सलाद में तो हो जाता है, इस वाले सलाद पर नमक ज्यादा था तो वो। लेकिन अगर मैं पूरे के पूरे सॉल्यूशन की बात करूं तो उसमें ऐसा देखने नहीं मिलता। प्योर सब्सटेंस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होगा आपका एलिमेंट और एक होता है बच्चों आपका कंपाउंड। एक क्या होगा जी? एलिमेंट, और दूसरा क्या होने वाला है? कंपाउंड होने वाला है। तो एलिमेंट का मतलब क्या है? एलिमेंट का मतलब है कि जिसमें केवल और केवल ओनली वन टाइप ऑफ एटम ही हमको देखने मिलता है, जिसमें केवल और केवल एक ही टाइप का एटम है। जितने भी सारे के सारे लग रहे हैं ना, सब ये सब क्या है आपके? ये सब एक एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट हमारे होते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या है सर? कंपाउंड का मतलब है जहां पर मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट है। क्या मौजूद हो भाई? मोर देन वन टाइप ऑफ क्या मौजूद होते हैं? एलिमेंट होते हैं। समझ में आ रही बात? और ये जो आपके मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट है ना बेटा, ध्यान से सुनना, ये जो आपके मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट है ना, इनका रेशियो क्या होगा? फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई दारू पी के मंड गए, नहीं। समझ में आ रही बात? एग्जाम्पल वाटर। अब पानी तुम इंडिया ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, चाइना, रशिया, बंगाल, नेपाल, भूटान, छत्तीसगढ़, झारखंड, कहीं भी किसी भी स्टेट का ले लो, कहीं का भी ले लो, नाली का पानी, काला पानी, पीला पानी, समुद्री पानी, ओशन का, लेक का, पौंड का, गहराई का, कहीं का भी आप पानी ले लो, पानी का फॉर्मूला है वो क्या होने वाला है? H2O होने वाला है। एटम का, एटम तो एक से ज्यादा है, दो एटम है ना यहाँ पर। एक क्या हुआ? हाइड्रोजन, और दूसरा क्या हुआ? ऑक्सीजन। तो एक से ज्यादा तो एटम हो गया, लेकिन पानी के अंदर वो फिक्स रहेंगे। समझ में आ रही बात? जैसे एक जोक आपने पढ़ा होगा कि एक टेबल पर एक दो दोस्त गए, कहा? रेस्टोरेंट के अंदर गए। ठीक है, तो एक ने बोला कि आई वॉन्ट H2O। क्या बोला उसने? आई वॉन्ट H2O, मुझे क्या चाहिए? पानी चाहिए। और दूसरे दोस्त ने उसे देख के नकल कर दी, उसने क्या बोला? आई वॉन्ट H2O2। आई बात समझ में? अब उसने क्या बोला? उसका कहने का मतलब यह था कि मुझे क्या चाहिए? H2O2, मुझे भी पानी चाहिए। लेकिन जो वो था बेचारा, क्या बोलता है वेटर, वो केमिस्ट था, उसने थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ रखी थी। उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि H2O2 है। अब ये मत बोल देना कि बॉस इसमें और इसमें 19-20 का तो फर्क है। 19-20 का फर्क नहीं है। क्या डायलॉग है वो? 19 लाख और 20 लाख का फर्क है, ध्यान रखिएगा। तो कितने का फर्क है? 19-20 का नहीं, 19 लाख। अबे ये जीवन देता है, ये जीवन छीनता है भाई।
ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो ऐसे मत कर देना कि सर हमारे घर में जो पानी आता है उसका फॉर्मूला तो H2O2 है। नहीं भाई, पानी तुम्हारी नलके का हो, टंकी का हो, कुएं का हो, सबमर्सिबल का हो, झोड़ का हो, तालाब का हो, हौदी का हो, और आपके ट्यूबवेल का हो, कहीं का भी पानी हो, आपका कैसा आएगा? H2O फॉर्मूला रहने वाला है। समझ मारी बात? तो इसे क्या बोलते हैं भैया? इसे हम बोलते हैं भाई फिक्स कंपोजिशन। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है? अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है भाई? ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा उसका नाम आता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या नाम आता है भैया? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या आता है भाई? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिनको आप सब्सटेंस की नेचर में चेंज हुए बिना ऑब्जर्व कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपने दूध से दही बनाया, तो क्या यहां पर सब्सटेंस चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ। तो सब्सटेंस की नेचर, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई ना। वो पहले दूध था, बाद में क्या बना? दही बन गया। तो आइडेंटिटी चेंज हुई। इस चेंज को हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे। समझ में आ रही बात? केमिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। लेकिन ये बल्ब है, मैंने बंद कर दिया, तो क्या बल्ब बंद करने से उसकी शेप, उसका साइज, उसकी नेचर चेंज हो जाएगा क्या? क्या बल्ब बंद करने के बाद में पंखे की तरह से एक्ट करने लगेगा क्या? क्या पंखा चलने के बाद में तुम्हारे जो है एसी बन जाएगा क्या? क्या एसी तुम्हारे अगर चला दोगे तो वो मतलब चलता हुआ एसी तुम्हारे फायर एक्सटिंग्विशर का काम कर जाएगा क्या? समझ रहे बात को मैं क्या कहना चाह रहा? यानी जहां पर सब्सटेंस की आइडेंटिटी, उसकी नेचर चेंज हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। और जहां पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बिना चेंज हुए, उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने की 7 यूनिट होती है, और उन 7 यूनिट को हम क्या नाम देते हैं भैया? उन 7 यूनिट को हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का। क्या नाम देते हैं भाई? फिजिकल क्वांटिटीज उनको नाम देते हैं। 7 क्वांटिटी कौन कौन सी है? नंबर 1 पे आएगी आपके लेंथ आएगी। समझ में आ रही बात? नंबर 2 पे क्या होती है बच्चों? मास होगा। नंबर 3 पे क्या होगा? टाइम होगा। नंबर 4 पर क्या होगा? टेम्परेचर होगा। नंबर 5 पर क्या होगा भैया? करंट होगा। नंबर 6 पर क्या होता है आपके? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। ठीक है भैया। और नंबर 7 पर आपके क्या आएगा? नंबर 7 पर आपके आएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या आता है भैया? ल्यूमिनस इंटेंसिटी यहां पर ये निकल करके आता है। बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में, मास को किया जाएगा किलोग्राम में, टाइम को किया जाएगा सेकंड में, टेम्परेचर को किया जाएगा केल्विन में, करंट को किया जाता है एम्पियर में। अरे बोलो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स में। किसमें कैलकुलेट करते हैं भाई? नंबर ऑफ मोल्स में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करेंगे कैंडेला के अंदर। किसके अंदर? कैंडेला के अंदर। सारी पढ़नी क्या? नहीं। एक तो टेम्परेचर का एक डेरिवेशन देख लेगा, और एक किसका देखेंगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखेंगे। बाकी हम यहाँ पर और भी कुछ देखने वाले नहीं है। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है भाई? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? चलिएगा। तो सबसे पहले यूनिट क्या आती है? सबसे पहली यूनिट जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? उसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर कुछ नहीं है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी चीज के अंदर कितनी एनर्जी की जो मेजरमेंट है उसी को हम क्या बोलेंगे? टेम्परेचर बोलेंगे। यानी कि जो आप जो मेजर कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी है, जिसे आप मेजर नहीं कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है? मुझे तुम्हारे पे बहुत गुस्सा आ रहा, फिजिकल क्वांटिटी है नहीं। क्यों? कितने किलो गुस्सा आ रहा? समझ में आ रही बात? कितने किलो गुस्सा आ रहा? मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। कितनी पसंद है? 2 किलो नहीं, 2 लीटर बिरयानी नहीं। वो तुम बिरयानी की क्वांटिटी बता रहे, पसंद की क्वांटिटी नहीं बता पा रहे। पसंद को तुम मेजर नहीं कर सकते। समझ पा रहे बात को? मुझे ये बैंगन की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कितनी अच्छी नहीं लगती? बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। व्हाट डू यू मीन बाय बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती? समझ रहे नहीं समझ रहे? तो फिजिकल क्वांटिटी को जिसे आप क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वांटिटी क्या है भैया? टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने की 3 यूनिट होती है। कितनी यूनिट है भाई? 3 यूनिट। अरे बोलो भाई, कितनी यूनिट है? 3 यूनिट। नंबर 1 पर जो यहां पर है, एक नंबर 2 होगी और एक क्या होगी? नंबर 3। नंबर 1 पर होगी डिग्री सेल्सियस। क्या होगी भाई? डिग्री सेल्सियस। नंबर 2 पर क्या होगी? डिग्री फ़ारेनहाइट। और नंबर 3 पर होती है बच्चों आपकी केल्विन। तो कितनी यूनिट होंगी भैया इसकी? 3। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये क्या होगी आपकी? केल्विन। एक कन्वर्जन याद रखिएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया 273 केल्विन। क्या हो गया भैया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 केल्विन हो गया। समझ में आ रही बात? और इसी को हम कह सकते हैं कि भैया हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर केल्विन स्केल में पढ़ता हूं तो 273 केल्विन पढ़ा जाएगा, और अगर फ़ारेनहाइट में पढ़ूंगा तो क्या पढ़ा जाएगा? 32 डिग्री
डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात आपको? तो कन्वर्जन से क्वेश्चन करके आ सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम पे, याद रखिएगा। तो आपको क्या होगा कि आपके पास में, ध्यान सुनिएगा, कन्वर्जन का तरीका क्या है? कन्वर्जन का तरीका यह है कि अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर निकालना है तो डिग्री सेंटीग्रेड का अगर आपको जो भी टेम्परेचर गिवन है उसमें डायरेक्ट आप क्या ऐड कर सकते हो? 273 ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे क्या पूछा गया, डिग्री फ़ारेनहाइट में आपसे पूछा गया, तो आपको क्या कर देना है, 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस जो भी टेम्परेचर तुम्हें गिवन है उसको किसमें ऐड कर दो भैया? 32 में ऐड कर दो। तो ये दो फॉर्मूले आपको क्या रखने हैं भाई, यहाँ पर याद रखने हैं। एग्जांपल देता हूं, मैंने क्या बोला, मैंने बोला, ध्यान सुनिएगा, मैंने बोला कि मेरे पास में 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। कितना टेम्परेचर है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। कन्वर्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इनटू केल्विन एंड इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों में कन्वर्ट करना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, केल्विन क्या है हमारी, ये एसआई यूनिट है। क्या है बच्चों? ये हमारी एसआई यूनिट है, याद रखिएगा। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कन्वर्ट करना है और डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है, वो बेटा हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो क्या होगा उसको हम देखते हैं। देखो सबसे पहले केल्विन का फॉर्मूला, जो भी हमें डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना गिवन है यहाँ पर? 30। तो 30 प्लस कितना हो गया? 273। अरे कितना हो गया भैया? 303 केल्विन। अब कोई दिक्कत वाली बात है भाई? कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, चलिए अब हम किस में निकाल ले? डिग्री फ़ारेनहाइट में। डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब 9/5 इंटू में क्या लिखना? 30। डिग्री सेंटीग्रेड कितना गिवन है? 30 गिवन है। प्लस में क्या आ गया तुम्हारा? प्लस में आ गया आपका 32 आ गया। तो क्या आ गया भैया? 5 छंग 30, 6 नम 54, तो 54 प्लस क्या हो गया? 32 इक्वल टू कितना आ गया? 4 2 6 और 5 और 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका निकल करके आ जाता है। समझ में आ रही बात? अच्छा बताओ, ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चलो सेल्सियस सेंटीग्रेड एक ही है, ध्यान रखिएगा। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में कन्वर्ट करो जरा। तो केल्विन के लिए क्या करो? डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो क्या हो गया तुम्हारा? 37 प्लस क्या हो गया भाई? 273 इज इक्वल टू कितना? 7 3 10 की 0 हासिल लगा, 7 3 10 और 11, 310 केल्विन हो गया कि नहीं हो गया? अरे हो गया। अगर मैं इसे ही फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करूं, कितना फ़ारेनहाइट होता है ह्यूमन का टेम्परेचर? हाँ, वही रेंज है, चलिएगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि 9/5 इंटू में क्या आ गया? 37 प्लस में क्या आ गया भाई? 32। तो 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 5 7 35, कितना बचा? 2 और 5 चौक क्या हो गया? 20 आ गया। तो 9 इंटू 7.4 कितना हो गया? 9 चौक 36 का 6 का हासिल लगा 3, 9 तिया 27, 27 और 3 कितना हो गया? 30, और 1 पॉइंट लगा दिया इक्वल टू कितना आ गया? ये 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अबे यार 9 7 63, सॉरी 9 7 ये आगे क्या? 9 36 का 6 का हासिल लगा 3, 9 7 63, 63 और 3 कितना हो गया? 66। ठीक है, तो ये आ गया 66 और 1 पॉइंट के बाद में क्या लगा दिया? 0 इज इक्वल टू में कितना आ गया? 32। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल के आ जाएगा। समझ में आ रही भैया बात आपके? अरे क्लियर है? तो ये नोट कर लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन कन्वर्जन के आ सकते हैं, समझ में आ रही बात? हालांकि आते नहीं है बेसिकली, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो मुंह को नहीं देखना है, हम अपना काम कर लेना है। ठीक है। सेकंड जो बेटा फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं मोल। केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस को इसको रिप्रेजेंट किया जाता है MOL मोल से, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होता है? स्मॉल m होता है, स्मॉल n होता है। केमिस्ट्री में आपको कोई भी क्वांटिटी मेजर करनी हो, चाहे वो वेट के टर्म्स में करनी हो, चाहे वो लीटर के टर्म्स में करनी हो, वॉल्यूम के टर्म्स में, चाहे वो आपको नंबर के टर्म्स में करनी हो, आप एक यूनिट का यूज करेंगे जिसका नाम क्या है बेटा? जिसका नाम होता है मोल्स। तो आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स को लेकर के। समझ में आ रही बात? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के तरीके 3 है। कितने तरीके हैं भैया? 3 तरीके हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके रेस्पेक्टिव निकाला जा सकता है? विद रेस्पेक्ट टू नंबर, विद रेस्पेक्ट टू वेट, और विद रेस्पेक्ट टू क्या हो गया भाई? वॉल्यूम। अगर नंबर है तो आपका एक फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा? गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अगर आपका वेट गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो गया भाई? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और अगर आपका वॉल्यूम गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 24, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ml में ले सकते हैं, और 22,400 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों मोल्स के फॉर्मूले आपने क्या करने हैं भाई? यूज करने हैं। समझ में आ रही बात? एग्जांपल देखिएगा। Na क्या होता है? Na होता है बेटा एवोगैड्रो नंबर। कौन सा नंबर होता है? एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होगी Na इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स निकल कर
करके आएगी। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, आपको क्लियर है? और ऐसा क्यों लिया? क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाटा है। माना यह गया कि अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का नंबर निकालना है तो एक मोल में कितना नंबर होगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। जैसे कि एक दर्जन में 12 की क्वांटिटी होगी, वैसे ही एक मोल में इतनी क्वांटिटी होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml होगा, वैसे ही एक मोल में कितने लीटर मानूंगा मैं? 22.4 लीटर हम मान करके चलेंगे। अगर मैं वजन के हिसाब से करूं, जैसा मैंने माना है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, वैसे ही अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट यहां पर क्या कर रहा हूं भाई, कैलकुलेट कर रहा हूं, तो उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट उस सब्सटेंस का, एक मोल सब्सटेंस का जो भी वेट होगा वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के क्या होगा भाई, बराबर होगा। समझ में आ रही बात आपके? अरे भाई कोई दिक्कत वाली बात है भाई? कोई टेंशन वाली बात है भाई? कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब यहां पर आपको एक चीज याद करनी है, वो याद करना है 1 से लेकर 20 तक का एटॉमिक वेट। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी एटम का वेट निकाल रहे हैं तो उस वेट को हम क्या बोलेंगे भैया, एटॉमिक वेट बोलेंगे। अगर आप वेट किसका निकाल रहे हैं भैया, किसी मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं, तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे। ये आपने क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है, ठीक है? 1 से लेके 20 तक के मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होने चाहिए। एटॉमिक नंबर 1 से, एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन हुआ, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सॉरी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, उसके बाद में क्या आ गया, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम। ठीक है, क्लियर है? इसका एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, नहीं ओ सॉरी कैल्शियम 20 रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात है? अब ये क्या, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। अब जिसका जेड क्या होगा, इवन होगा, उसका एटॉमिक मास क्या ले लो, 2z। क्या ले लो भैया, 2z। जिसका जेड क्या होगा, ऑड नंबर, उसका एटॉमिक मास क्या ले लो, 2z+1। एक्सेप्शन याद रखिएगा, नंबर 1 पे हाइड्रोजन। ठीक है, इवन है कि ऑड है एटॉमिक नंबर? ऑड तो होना कितना चाहिए था, 2 कम 2 + 1 3 होना चाहिए था, लेकिन है इसका कितना, 1 है, तो एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन क्या है, 1h1। हाइड्रोजन के बाद में क्या आ गया तुम्हारा, बेरिलियम। बेरिलियम क्या है, 4 9। समझ में आ रही बात, 8 होना चाहिए था ना। उसके बाद में क्या है तुम्हारा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 7 दूनी 14 15 होना चाहिए था, 7 क्या हो गया, 14 आ गया। उसके बाद में क्या हो गया तुम्हारा, क्लोरीन। क्लोरीन का 17, 34 और 35 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 35.5। उसके बाद में क्या है तुम्हारा, कैल्शियम। कैल्शियम का 19 है, हो गया कितना इसका, 40। ये 5 एक्सेप्शन आपको क्या रखने हैं भाई, याद रखने। और ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट, जिसको हम एटॉमिक वेट बोलेंगे। इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यूज करेंगे। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है भाई? अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि बताइएगा C6H12O6 का मॉलिक्यूलर वेट निकालिएगा, तो कितने कार्बन हैं, 6। एक कार्बन का कितना भाई, 12, ऐड कर दो। कितने हाइड्रोजन हैं, 12। एक हाइड्रोजन का कितना, 1। कितने ऑक्सीजन है, 6। एक का कितना भैया, 16। तो 12 6 72 जमा 12 जमा 96, डिंग 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 डिंग, 6 और 2 8 और 2 10, 9 और 1 10 और 7 17, अरे क्या हो गया, 180 ग्राम पर मोल। क्या है इसका, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट है। आपको क्या करना, याद रखना। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। आपको ये डाटा याद रहेगा तो आपको बन जाएगा। जैसे कि बताऊं, सुक्रोज चीनी का क्या है भैया, C12H22O11, तो एक कार्बन का 12 है, तो 12 का कितना हो जाएगा, 144, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 है, तो 22 का कितना हो जाएगा, 22। अरे होगा नहीं होगा, प्लस 11 ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा, 100। ये तो टोटल कितना आएगा, 340 निकल के आएगा। ठीक है भाई, अरे कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये क्या करना है, ये कुछ मॉलिक्यूलर वेट आपको क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। टेम्परेचर का भी ध्यान रखना और मॉलिक्यूलर वेट का भी आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बोलो भाई यहां तक का कहानी समझ में आएगा? हमने सर देखा, अब कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, एक 1735 और एक क्या हो गया, 17 क्या हो गया, 37 हो गया। समझ में आ रही बात? सर जिसके 2 आइसोटोप है, आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे भाई, आइसोटोप्स बोलेंगे। अरे समझ रहे नहीं समझ रहे, ये दोनों के दोनों क्या है, आइसोटोप। तो जब एक ही सब्सटेंस ऐसा है जिसका एटॉमिक मास अलग अलग है, तो उसका मास कितना लिया गया, क्लोरीन का 35.5 क्यों लिया गया? तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला निकालते हैं जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे भैया, रिलेटिव या फिर एवरेज या फिर आइसोटोपिक एटॉमिक मास के नाम से उसको जाना जाएगा। और जिसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, m1x1 + m2x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई x1 + x2। इसका क्या मतलब है, m1 क्या है, पहले वाले आइसोटोप का मास। x1 क्या है, x1 होती है अबंडेंस। क्या होती है भैया,
अबंडेंस। समझ में आ रही बात, क्लियर है, अबंडेंस, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाइएगा, कितना आइसोटोप है क्लोरीन के, 2। तो क्लोरीन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो पहले वाले का मास कितना है आपका है 35 इंटू ये मेजर है 75% है, ये कितना है आपका 25% है। तो अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो ले लूंगा तो 25 से क्या आ जाएगा 75, तो 3:1 का रेशियो आएगा। तो इसके कितना रेशियो है 3 है, प्लस M2 कितना है 37 इंटू में क्या आ गया 1 अपॉन में क्या आ गया 3 + 1, तो 35 या 105 प्लस क्या हो गया भैया 37 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 4 हो गया। समझ रहे नहीं समझ रहे, जो भी परसेंटेज होगी अगर आप उसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कन्वर्ट कीजिएगा, इजी समझ में आएगा। समझ में आ रही बात, चलिएगा। तो क्या हो गया भैया 7 और 5 कितना हो गया 12 का 2 का हासिल लगाए 3 और 1 4 और नीचे क्या हो गया 4 आ गया, 4 तिया 12 2 बचे, 4 पंजे 20 2 बचे और 4 पंजे क्या है 20 2 बचे। अब समझ में आया कि क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट 35.5 क्यों लिया बेटा, वो इसका एवरेज एटॉमिक मास है, वो इसका आइसोटोपिक मास है। क्लोरीन के 2 फॉर्म देखने मिलते हैं, एक क्लोरीन 35, एक क्लोरीन क्या हुआ 37 हुआ। समझ में आ रही बात आपको, तो चूंकि 35 वाले की अबंडेंस ज्यादा है इसलिए एवरेज भी किसके पास को निकल के आया 35 के पास को ही हमारा यहाँ पर निकल करके आता है। समझ में आ रही बात। अब हम देखते हैं यहाँ पर मोल्स निकालने का तरीका, ठीक है। चलिए, तो मोल्स निकालने के 3 फॉर्मूले पढ़े हमने। सबसे पहला क्या पढ़ा नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दूसरा क्या पढ़ा वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तीसरा क्या पढ़ा वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, ठीक है। आपको एक गैस दी हुई है, क्या दी गई है गैस, उस गैस का नाम क्या है, उस गैस का नाम आप मान लीजिएगा CO2 गैस है। क्या नाम है भैया CO2 गैस है। और ध्यान सुनिएगा वो CO2 आपको कितनी गिवन है, वो CO2 आपको 22 ग्राम गिवन है। क्या गिवन है भैया 22 ग्राम गिवन है, ठीक है। CO2 गैस कितनी गिवन है 22 ग्राम गिवन है। तो आपको उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने। अब जैसे ग्राम मिला, ग्राम वजन है, वॉल्यूम है, नंबर है, वेट है। वेट वाला फॉर्मूला कौन सा है ये वाला, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट कितना 22, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना 44, आंसर क्या आ गया 0.5 मोल आ गया। समझ में आ रही बात। अब एग्जामिनर यहीं पे घुमा सकता है कि 22 ग्राम CO2 का कितना वॉल्यूम बनेगा, आ रही बात समझ में। अब तुमने नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू V इंटू L डिवाइडेड बाय कितना आ गया 22.4, तो V इंटू L यानी वॉल्यूम इन लीटर क्या निकलेगा N इंटू 22.4 बैठेगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने यहाँ पर ये 1.5, ये क्या ले लो डायरेक्ट 1/2 इंटू में क्या आ गया 2 पॉइंट, ये आ गया 11 पॉइंट, क्या आ गया इसका आंसर 2, यानी इतना लीटर यहाँ पर क्या होगा पाया जाएगा। समझ में आ रही बात। एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को तीसरे तरीके से कह सकता है, वो क्या है कि आपके पास में 22 ग्राम CO2 गैस है, तो बताइए उस गैस में कितने नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल कितने होंगे। समझ में आ रही बात। अगेन क्या निकाल चुके तुम, नंबर ऑफ मोल्स निकाल चुके हो भाई, निकाल लिया नहीं निकाल लिया, तो इस बार क्या निकाला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और जो तुम्हारा गिवन नंबर है वो किसके बराबर जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितना है भैया यहाँ पर 0.5, एवोगैड्रो नंबर ऐसे रखिएगा तो आंसर क्या आ गया 0.5 NA, लेकिन एग्जाम में इसकी वैल्यू रख करके आना 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई। तो ये क्या था आपका, ये था आपका मोल्स निकालने का तरीका। मोल्स के जैसे एक और यूनिट होती है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है इक्विवेलेंट। क्या होता है भैया इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट होता है बेसिकली वेट के रेस्पेक्टिव, किसके रेस्पेक्टिव होता है वेट के। तो मोल का हमारे एक फॉर्मूला तुम्हारे याद होगा, नंबर ऑफ मोल्स का वेट वाला फॉर्मूला कौन सा था, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट था। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकालने का क्या होगा, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। समझ गए कि नहीं समझ गए। यहां पर क्या था मॉलिक्यूलर वेट, यहां पर क्या है इक्विवेलेंट वेट। समझ में आ रही बात। अब इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए हमें चाहिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। इसका जिक्र कब आएगा, रेडॉक्स वाले चैप्टर के अंदर कराऊंगा इसका जिक्र, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो अगर मैं इस वैल्यू को उठाकर यहां पर रखता हूं तो इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बट्टे में क्या आएगा n फैक्टर, वो कहां पहुंचा दूं ऊपर, हाँ या ना, समझ रहे नहीं समझ रहे। वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स हो गया। क्या हो गया भाई नंबर ऑफ मोल्स। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, ये हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को निकालने का तरीका है, आगे काम आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। मोल्स पढ़ाया था उसी के जैसे ही, इसीलिए मैंने आपको क्या कर दिया यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। मैंने पहले कहा था कि फिर भी मैं आपको शुरुआत से पढ़ा करके चल रहा हूँ, अगर कहीं पर कोई आपको ऐसा मसला आवे तो रेगुलर लेक्चर ऑलरेडी इसका पढ़ा हुआ है। रेगुलर लेक्चर ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, छोटे छोटे लेक्चर है। आप चाहें तो क्रैश कोर्स का लेक्चर देखने की जगह पर पूरा का पूरा रेगुलर लेक्चर भी देख सकते हैं। पूरी की पूरी मोल कॉन्सेप्ट 2.5-3 घंटे की बैठेगी मुश्किल से। समझ में आ रही बात। पूरी की पूरी मोल कॉन्सेप्ट कितने दिन की बैठेगी भाई, 2.5-3 घंटे की बैठेगी। कोई दिक्कत वाली बात है भाई यहाँ तक, ठीक है। चलिए, तो ये क्या था हमारा, ये था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को निकालने का तरीका। बोलो भाई कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अब मेरे पास में क्या है सर, वाटर है। अगला टॉपिक है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। क्या पूछा गया भैया, परसेंटेज कंपोजिशन पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया कि वाटर में ऑक्सीजन का वेट कितना है,
वाटर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, ठीक है। अब देखिएगा पूरे वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा भैया, 18 होगा, नहीं होगा? तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए क्या लिखूंगा मैं, वेट ऑफ, वेट भी कौन सा वाला लेना, टोटल वाला लेना, वेट ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, जिस एलिमेंट का तुम वेट निकालना चाह रहे हो उसका वेट लेना, आ रही बात समझ, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, और परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो इनटू में क्या लगा दो, 100% निकाल दो। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, एक ऑक्सीजन का वेट कितना होगा, 16, तो क्या लिखा जाएगा 16/18 गुणा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं भैया, 2 8 16 और 2 9 18, ये आपका आ गया 800, यानी कि ये आप ले सकते हैं, कितना आ गया भैया आपका, ये 9 से आप इसे काट सकते हैं डायरेक्ट, कितना आ गया 0.9872, फिर 8 बचे ना, फिर क्या लिखोगे, 9/72, 88 इंटू 100% इज इक्वल टू कितना आ गया, 88%। इसका आंसर हमारा निकल के आ जाता है। समझ में आ रही बात आपको? दूसरे तरीके से देखिएगा, मैंने बोला कि CO2 में कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन बताओ, तो कार्बन का नंबर कितना है, 1 है, 1 का कितना 12 बटे टोटल वेट कितना हो गया 44 गुणा कितना आ गया 100। अबे यही तो पूछा जाएगा कि तुम्हारे परसेंटेज नंबर कितना है, वही तो है कि टोटल नंबर कितने हैं तुम्हारे, इतने इतने में से इतना नंबर है तो परसेंटेज निकाल दो। तो क्या हो गया भैया, 12/44 हो गया, ठीक है। तो 4 3 12 और 11 चौक 44, ठीक है। ये 3 बार काट दो, 11 दूनी 22 है भाई, 11 दूनी 22, बचे 8, 8 बचे 0 हो गया, 11 7 77 बचे 3, 0 हो गया, 11 दूनी 22, फिर 8 का चालू हो जाएगा, इंटू में क्या हो गया 100, यानी कि कितना हो गया 27.2%। इसका आंसर हमारा निकल करके आ जाता है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो इस तरह से हमारा क्या होता है भाई, इस तरह से हमारा ये परसेंटेज कंपोजिशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। किसके बारे में बात करें भैया, अगली हम बात करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। किसके बारे में बात करते हैं भैया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब समझिएगा क्या है बेटा, सबसे किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, क्या बोला मैंने कि कोई भी तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, क्या बोला मैंने, सिंपलेस्ट होल नंबर जो रेशियो निकल करके आएगा उसी को हम क्या नाम देंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला का नाम देंगे। समझ में आ रही बात? कैसे? मैंने बोला तुम्हारे पास में C6H12O6 है, ये तो क्या है तुम्हारे पास में कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, इसका सबसे सिंपलेस्ट क्या है, क्या कॉमन ले सकते हो आप इसमें से, 6 ले सकते हो, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया तुम्हारा, CH2O। समझ में आ रही बात? जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास में एक कंपाउंड है जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है 1:1 का, तो उस कंपाउंड वो हो सकता है C6H6, ये भी तो 1:1 शो कर रहा, और वो हो सकता है तुम्हारा C2H2 भी हो सकता है। बोलो भाई 1:1 का रेशियो आ रहा नहीं आ रहा, निकल गया, क्लियर है भाई? समझ में नहीं आ रही बात? आ रही ना? तो ये सबसे सिंपलेस्ट जो होल नंबर रेशियो होता है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात है? चलिएगा अब ध्यान सुनिएगा। तो यानी कि अगर मैं बात बताऊं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला में हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी कुछ मल्टीप्लाई, अच्छे से छोड़ो, देखो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया निकल के, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आया CH2O, हाँ या ना? ध्यान सुनिएगा, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, तो इसमें मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया होगा, नहीं किया होगा? इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करा मैंने यहाँ पर, 2, अबे 2 करूंगा ना, तो अगर मैं यहाँ पर सॉरी 6 करूंगा, क्या करूंगा, 6 करूंगा, तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू क्या बनेगी, C6H12O6 बनेगी कि नहीं बनेगी? ये क्या है मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला। इस नंबर को मैंने क्या मान लिया, n, और ये मेरा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में रिलेशन निकालना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला ओवरऑल होल क्या हो गया हमारा, ये n निकल के आ गया। समझ में आ रही बात? n ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, n निकालने का तरीका क्या है कि जो भी तुम्हारे पास में मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको डिवाइड कर दो भैया एम्पेरिकल वेट से, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, n निकल करके आ जाएगा। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई बात? अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात हो गई क्या? है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? अब इसका एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसका नाम क्या है भैया, जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या नाम है भाई इसका? छोटा सा चैप्टर है, एक रिडॉक्स वाला चैप्टर हो गया, वो भी तुम्हारा बहुत छोटा सा है। समझ में आ रही बात? एक रिडॉक्स का चैप्टर है, वो भी क्या है तुम्हारा बहुत छोटा। रिडॉक्स लूंगा मैं आपका कल, वो भी एक ही दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। एक ही पेज के नोट्स है, शॉर्ट नोट्स, एक ही पेज के फोटो खींच के ले जाना, नोट कर लीजिएगा उसे। समझ में आ रही बात? और उसको देखना डिटेल में, क्वेश्चन पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। समझ में आ रही बात? मोल कॉन्सेप्ट में होश में आके काम करना,
कल में जो आपका टेस्ट होगा ना, मतलब जो मंडे में टेस्ट लूंगा, कल टेस्ट नहीं लूंगा, कल मैं आपको रेडॉक्स कराऊंगा। मंडे में आपका रेडॉक्स का और मोल कॉन्सेप्ट का एक साथ टेस्ट होगा। समझ में आ रही बात? जो मोल कॉन्सेप्ट का अंदर जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दूंगा आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करने के, डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा और फारेनहाइट भी होगा और केल्विन भी होगा। समझ में आ रही बात? दो क्वेश्चन। उसके अलावा मैं क्या दूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करने का, यही वाला जो पीछे करा कि ये वाला। समझ में आ रही बात? एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा एम्पेरिकल फॉर्मूला से, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा लिमिटिंग रिएजेंट से। यानी सभी टॉपिक से मैं एक एक क्वेश्चन आपको परसों को देने वाला हूं। सिंपल क्वेश्चन होंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये टेस्ट में आपके नंबर क्या आ जा रहे, घर तो जा ही रहे। और देवांश शायद भाग गया, मुझे ऐसा लग रहा है ना। जानकारी है ना तुम्हें इस चीज की? हाँ, इतना अनजान नहीं हो बेटे, भागा ना हो। अरे मेरे सामने कलाकारी मत दिखाओ बेटे, मुझे मालूम है भागा नहीं भागा, वो इसी वजह से भागा। ध्यान रखो, उसने ग्रुप लेफ्ट किया आज, या तो उससे मुकालते में हुआ या फिर वो भाग गया। ठीक है, दोनों में से एक काम हुए। लेकिन पर्पस यही है कि मेरे माँ बाप को मत बताओ। मैंने पहले कहा भाग ना भाग जाइयो, बताऊंगा, फोन तो करूंगा। कम्युनिकेशन होनी बेटा पेरेंट्स से बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मैच्योर नहीं हो कि जो पेरेंट्स से कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। कम्युनिकेशन तो चाहिए। समझ में आ रही बात? तभी आप जाके काम करोगे। ठीक है, अब वो देख लो, तुम्हारे पीछे बैठा 1.5 नंबर था तेरा भाई पिछले टेस्ट में, 1.5 थे। इस वाले में कितना आ गया? 11। क्यों आए? जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये कम्युनिकेशन का आप 11 लाने वाले भी तो तू ही था। और पहले वाले से हार्ड चैप्टर है, पहले वाले से हार्ड था वो सेकंड चैप्टर। केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल के सामने कुछ भी नहीं है। जिसमें कुछ भी नहीं है उसको तो ला रहे तुम 1.5 नंबर, और जिसमें सब कुछ है उसके ला रहे तुम 11 नंबर। बहुत बड़ी बात बैठे भाई। समझ में आ रही बात? यानी गन्ने में रस तो है, लेकिन निकलेगा कब? जब उसे कोल्लू में दे दिया जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगला टॉपिक क्या है भैया हमारा? अगला टॉपिक हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का। क्या है भाई अगला टॉपिक बच्चों हमारा? अगला टॉपिक हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है देखिएगा। लिमिटिंग रिएजेंट देखो, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो कई सारे रिएक्टेंट होंगे कि A प्लस B प्लस C एंड सो ऑन, होंगे नहीं होंगे? ये सारे के सारे केमिकल मिलकर के क्या बनाएंगे? एक प्रोडक्ट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए इन एलिमेंट की, इन रिएक्टेंट की फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे होनी चाहिए। अगर इनमें से जिसकी भी सबसे कम क्वांटिटी है, हरी बात समझ में, ऐसा रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट बनने को क्या कर दे भाई? लिमिट कर दे। क्या कर दे? प्रोडक्ट के बनने को लिमिट कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। और ये अक्सर सबसे कम क्वांटिटी का होता है। एग्जांपल समझिएगा, आपको बनानी 1 कप चाय। क्या बनानी भैया आपको? 1 कप चाय। चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिएगा? 100 ml दूध चाहिए। मान लो ज्यादा नहीं बनाते, 50 ml के बनाएंगे। कितना चाहिए आपको? 50 ml दूध चाहिए। ठीक है, 1 टेबल स्पून लगभग कितना हो गया आपका? 10 ग्राम के करीब क्या चाहिए आपको? शुगर चाहिए। और प्लस लगभग 5 ग्राम के करीब आपको क्या चाहिए? टी लीव्स चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए। क्या इनसे कम चीज पर चाय बना पाओगे क्या आप? पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रही बात? ध्यान से सुनना। अब आपके पास में दूध हो गया 500 ml। कितना हो गया भाई? 500 ml। ध्यान सुनिएगा। चीनी हो गई तुम्हारे पास में 40 ग्राम, और टी लीव्स हो गई तुम्हारे पास में भैया 1 kg, 1000 ग्राम। तो अब मुझे बताओ, अब तुम कितनी चाय बना सकते हो? मैंने क्या बोला कि चाय बनाने के लिए ये रेसिपी है, इतना तो चाहिए, इससे कम पे चाय नहीं बनेगी। अब दूध कितना तुम्हारे पास? 500 ml। चीनी कितनी हो गई? 40 ग्राम। चाय की पत्ती कितनी हो गई? 1000 ग्राम। तो अब मुझे बताओ, अब आप अच्छी चाय कितने कप बना सकते हो? 4 कप। क्यों? 10 ग्राम चीनी लगती है। हाँ, तो 40 ग्राम चीनी कितने में खर्च हो जाएगी? 4 कप में। तो प्रोडक्ट तुम्हारे पास, तुम बढ़ा लो, चाहे से तुम 10 किलो रख लो, चाहे तुम दूध 1 क्विंटल कर लो, कुछ फर्क पड़ रहा नहीं। सबसे कम क्वांटिटी किसकी? इसकी। तो इसने क्या किया? इसने चाय के बनने को लिमिट कर दिया, इसीलिए ये क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। कहानी समझ में आई? तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो कि प्रोडक्ट बनने को लिमिट करता है, और इसको क्वांटिटी क्या होगी? सबसे कम होगी। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? जितने भी नंबर ऑफ मोल्स उसके दिए होंगे, उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उसको डिवाइड कर दो। ये वैल्यू जिसकी भी सबसे लोवेस्ट आएगी, उसी क्या होगी हमारी? वही हमारी लिमिटिंग रिएजेंट शो करेगी। समझ में आ रही बात आपको? एग्जांपल देखिएगा, मैंने बोला कि N2 + 3H2 गिव्स अस क्या हो गया भाई हमारा?
2NH3 हो गया। और मैंने बोला कि हम कितने मोल, ये तो हमारे स्टैंडर्ड है, लेकिन इतने तो मोल चाहिए ना मुझे, ध्यान सुनिए, इतने मोल चाहिए। अब मुझे क्या बताना, मैंने कहा कि इसके मेरे पास में कितने मोल है, इसके मेरे पास में हो गए भैया 2 मोल हो गए। कितने मोल हो गए जी इसके मेरे पास में? 2 मोल हो गए, ठीक है। इसके मेरे पास में कितने मोल हो गए? 4 मोल हो गए। इसके मेरे पास में कितना, इसे छोड़ दो, क्या हो गए? 2 मोल हो गए। इसके कितना हो गए? 4 मोल। आ रही बात समझ में? तो इनमें लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब मोल्स बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मोल कितने नाइट्रोजन के? 2। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो यहां पर लिख रहा है कितना? 1। कितना आ गई वैल्यू? 2 आ गई। इसके मोल कितने यहां पर? 4, ठीक है। और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 3। वैल्यू कितनी आ गई? 1. ये क्या बना? 1.33 है ना। तो कम क्वांटिटी किसकी? इसकी है कि इसकी है? इसकी है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? ये तुम्हारा LR हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। समझ में आ रही बात? अब मोल के देखो, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन घुमा सकता है। मैंने मोल की बात करी ना, मोल भाई, वो मोल ना देके क्या देते हैं? वेट देते, वॉल्यूम देते, नंबर ऑफ एटम देते। तो जो भी तुम्हें यहाँ पे डाटा दिया जा रहा है उसको किसमें कन्वर्ट करना? तुम्हें मोल्स में कन्वर्ट करना। पहचान करना पड़ेगा कि जो तुम्हें यहाँ पर मोल में डाटा, जो आपको डाटा यहाँ पर दिया गया है उसमें मोल का कौन सा फॉर्मूला फिट करना है, नंबर वाला, वॉल्यूम वाला, कौन सा फॉर्मूला फिट करो। समझ में आ रही बात? वो पहचान करके मोल निकालो, तब ये निकालो, तब आप क्या कर सकते हो? लिमिटिंग रिएजेंट को यहाँ पर निकाल सकते हो। समझ में आ रही बात? लास्ट टॉपिक जो यहाँ पर बचता है उसका नाम है भाई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। क्या नाम है बच्चों उसका? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। टोटल कितनी है पिक्चर में भाई? 4। सबसे पहला आता है परसेंटेज W/W, दूसरा आता है भाई मोल फ्रैक्शन, तीसरा आता है भैया आपका मोलैरिटी, तीसरा क्या आता है भाई? मोलैरिटी, और चौथा क्या आता है भैया आपका? मोलैलिटी। चौथा क्या आता है? मोलैलिटी। कोई दिक्कत वाली बात है? परसेंटेज W/W का मतलब ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, तो परसेंटेज W/W का मतलब क्या हो गया भाई? ये हो गया हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या हो गया? 100%। ये इसका फॉर्मूला हो गया। एग्जांपल देखिएगा, मैंने बोला कि 22 ग्राम जो बेंजीन है, ध्यान सुनिएगा, क्या बोला मैंने? 22 ग्राम बेंजीन जो है वो मैंने डिसॉल्व करी। किसमें डिसॉल्व करी भैया? डिसॉल्व करी 44 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में। कैलकुलेट इट्स परसेंटेज W/W। तो 22 ग्राम बेंजीन क्या है? क्या ये हो गया? 44 ग्राम CCl4 ही हो गया। ध्यान सुनिएगा, तो अब देखिएगा, ये तो सॉल्यूट है, ये क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन में क्या आता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आएगा, हाँ है ना। ध्यान सुनिएगा, परसेंटेज W/W। सॉल्यूट का वेट कितना है यहाँ पर? 22 ग्राम। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, सॉल्यूट का वेट इतना है, सॉल्यूशन के वेट में दोनों वेट ऐड करने पड़ेंगे, तो कितना हो गया? 22 प्लस 44, तो कितना हो गया? 66। तो क्या हो गया? 22/66 गुना 100, तो 22 से 66, और ये कितना हो गया? 33% आपका क्या हो गया? W/W हो गया। समझ में आ रही बात? मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? देखो, एक कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूट है, एक क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट को मैंने क्या मान लिया? A, तो सॉल्यूट के मोल कितने लेने पड़ेंगे? Na। सॉल्वेंट को मैंने क्या मान लिया? B, सॉल्वेंट के मोल कितने लेने पड़ेंगे? Nb। टोटल मोल सॉल्यूशन के अंदर कितने हो गए? Na प्लस Nb। अरे हुए कि नहीं हुए? हुए ना। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करता हूं? X से। तो अगर मुझे A के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो मतलब टोटल मोल में A के जो भी मोल होगा वो A की मोल फ्रैक्शन होगी। अगर मुझे B का मोल फ्रैक्शन निकालना है मतलब टोटल मोल में B का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? समझ रहे नहीं समझ रहे बात? अरे समझ मारी बात, ठीक है। चलिएगा, तो क्या करो, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, XA प्लस XB किसके बराबर होगा? ये Na/Nt प्लस Nb अपॉन क्या हो गया भाई? ये एंटी। आंटी कॉमन ले लिया हमने, अबे ले लेगा आंटी कॉमन, क्या आ गया ऊपर? Na प्लस Nb, और Na प्लस Nb ये भी क्या है? ये भी आंटी है। तो आंटी बटे आंटी, आंटी ने आंटी को काटा, क्या बच गई? 1 बच गया। समझ में आ रही बात? तो ये क्या रखना आपको? ये ध्यान रखना है, मोल फ्रैक्शन है। तीसरा आता है आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या है? मोलैरिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर। डेफिनेशन याद रखिएगा, दूंगा, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में? उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे मोलैरिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलैरिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन ml, ठीक है। वेट और मॉलिक्यूलर वेट किसका लेना है भैया? तुम्हें सॉल्यूट का लेना है, और वॉल्यूम किसका लेना है भैया? सॉल्यूशन का। कोई दिक्कत वाली बात है? मोलैलिटी में सिर्फ क्या फर्क करना है कि जो यहाँ पर लीटर आ रहा ना, उसकी जगह पर हम क्या कर देंगे? जो हमने यहाँ पर ये लिया ना, ये आ जा भाई, सेम एज इट इज यहाँ पर हम रख देंगे। ले भाई, तो यहाँ पर आ जा, ठीक है। सेम एज इट इज हम यहाँ पर रख देंगे, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन पर लीटर की जगह क्या ले लेंगे भाई? लीटर की जगह ले लेंगे हम kg वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, पर
पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। बोल भाई, समझ मारी कि नहीं आ रही बात? ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, तो वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल W। ये किसका है भैया? ये सॉल्यूट का होगा, और ये क्या होगा भैया? ये आपका सॉल्वेंट का होगा। ठीक है, अब अगर तुम्हारे पास सैंपल पेपर होते तो मैं तो क्वेश्चन भी दिखा देता करके, हालांकि तुम्हारी क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। क्विक रिवीजन है, चैप्टर अभी ताजा कराया, ज्यादा दिन नहीं हुआ मुझे कराया को, महीना भी नहीं हुआ होगा शायद, अभी तो चैप्टर को लास्ट मंथ ही तो कराया मैंने, नवंबर में तो कराया बेटा मैंने अभी तो इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सारे क्लास के प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन सुन लो क्या है। एक क्वेश्चन दूंगा मोलैलिटी का, एक दूंगा मोलैरिटी का, एक दूंगा मोल फ्रैक्शन का, एक दूंगा परसेंटेज W/W का, फिक्स है। ठीक है, क्लियर है? पेपर में सारे में से बनाऊंगा। एक क्वेश्चन दूंगा लिमिटिंग रिएजेंट का। ठीक है, आ रही बात समझ में? लिमिटिंग रिएजेंट में डायरेक्ट मोल नहीं देना, मैं यहाँ पर वेट दूंगा, पहले बता रहा हूँ, यहाँ पर भी वेट आएगा, यहाँ पर भी वेट आएगा, आपको बताना कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और क्यों, पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाना। ठीक है, एक क्वेश्चन में दूंगा आपसे एम्पेरिकल फॉर्मूला का, 100 का 100% होगा। एक क्वेश्चन उसके अलावा आपसे दूंगा मैं परसेंटेज कंपोजिशन का। ठीक है, एक ही क्वेश्चन लूंगा मैं। एक क्वेश्चन इक्विवेलेंट से मैं कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा। नंबर ऑफ मोल से मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, मतलब एक ही क्वेश्चन के अलग अलग फॉर्मेट होगा। एक क्वेश्चन में आपको क्या दूंगा भैया? रिलेटिव एटॉमिक मास का मॉलिक्यूलर वेट निकालना और टेम्परेचर निकालना, यहां से मैं आपको देने वाला हूं। सिंपल क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलेगा। तो ये आपका कल काम होगा, समझ में आ रही बात? और कल आपका क्या होगा भाई? कल आपका रेडॉक्स वाला चैप्टर भी शुरू करेंगे। तो टाइम तो तुम्हारा रहेगा सेम, आ रही बात समझ में? टाइम तुम्हारा क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। लेकिन जो तुम्हारा बायो वाला टाइम है, उस बायो वाले टाइम पे तुम्हें केमिस्ट्री का कल टेस्ट होगा। मैं 2 चैप्टर का एक साथ नहीं लेता, मैं कल ही लूंगा इसका टेस्ट। समझ में आ रही बात? क्या बोला भाई मैंने? किस चीज का? इस वाले चैप्टर का टाइम क्या रहेगा? टाइम सेम रहेगा। और जो तुम्हारा बायो की क्लास का टाइम है, बायो की तो कल क्लास नहीं होने की, बायो की क्लास की जगह पर, यानी कि आप एक काम करो, आप कल 3 बजे आ जाओ, और तो कहीं नहीं जाना कल आपको। कल आप 3 बजे आ जाओ, 3 बजे आके आप टेस्ट दीजिएगा, 3 से 4 आपको टेस्ट देना, 4 से 5 आपकी क्लास चलेगी। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत वाली बात है? तो इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए? समाप्त हुए। नमस्कार।